बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जिस तरह अदलिया को आड़े हाथों लिया और अदलिया के ऊपर तनकीद की, इसकी क्या वजूहत हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में और मुतअद्दिद जगहों पर अदलिया के ऊपर तनकीद की, जजों के ऊपर तनकीद की। और इनका ख़ास वज़ीर आज़म का यही कहना था कि जो भी हम को ऑर्डर करते हैं तो अदालतें जो हैं उसके ऊपर स्टे दे देती हैं। इसके ऊपर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को वो ज़्यादा परेशान थे कि अदालतें जो हैं वो हर एक ऑर्डर के ऊपर स्टे क्यों दे देती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के करीब तीन भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्टे ऑर्डर के ऊपर अपना काम चला रहे हैं और वज़ीर आज़म को उनके स्टे ऑर्डर नज़र नहीं आते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि कल आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी वज़ीर आज़म को तलब कर रखा है। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी कोर्ट ने दो दफ़ा यानी दोनों कोर्टों ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया है। तो कल अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख़ुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं या उनका कोई नुमाइंदा पेश होता है और नुमाइंदा पेश होकर क्या वज़ाहत देता है कि अदलिया के ऊपर, जजों के ऊपर तनकीद क्यों की गई। आज इसी सिलसिले में हम तबादला ख्याल करेंगे यासर आरफ से। यासर आरफ, आप से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से अदलिया के ऊपर तनकीद की जा रही है और मुतअद्दिद जगहों पे उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है और इनका ये कहना था कि अदालती निज़ाम हमारा ऐसा है कि किसी भी सड़क पे चलते हुए शख्स को जो है वो अदालतें स्टे देती हैं। हालांकि ऐसी बात तो खैर नहीं हो सकती, अदालतें भी मेरिट के ऊपर स्टे देती हैं, सड़क के ऊपर चलते हुए किसी बंदे को स्टे कैसे मिल सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही थी वज़ीर आज़म ने कि मैं रमज़ान के बाद रवला कोर्ट से और पुंछ की धरती से धुआं निकलेगा। तो ये धुआं निकलने के क्या, इससे क्या मुराद है? मतलब ये जजों को सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि हमारे आर्डर जो है हमारे उनके ऊपर आप स्टे दे रहे हैं और हम धुआं निकालेंगे और अपने डोमाइन में रहें। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी स्टे ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ज़्यादा नाला हैं और ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। हम अपने प्रोग्राम में बारहा लोगों को ये बताते आ रहे हैं, अपने नाजरीन को, कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद को मुख्तार कुल समझते हैं। वो इस रियासत को आज भी एक डेमोक्रेटिक रियासत नहीं बल्कि एक शाहाना तर्ज की, वो जो माजी के अंदर बादशाही निज़ाम था उसी निज़ाम के तहत वन मैन आर्मी के तौर पे इस सिस्टम को वो रूल करना चाहते हैं। इस ज़िमन में जब उनके आड़े कोई इदारा आता है, चाहे जुडिशरी आए, चाहे ब्यूरोक्रेसी आए, चाहे हमारी असेंबली आए, तो उसके साथ वो टकर जाते हैं और फिर उसके ऊपर अपना रोब झाड़ते हैं। पहले उसको दबाव में लाने के लिए कोशिश करते हैं, लालच भी देने की कोशिश करते हैं। फिर जब यासर हम पहले ये सुनाते हैं क्लिप जो हालिया भी एक दो दिन पहले का क्लिप है वज़ीर आज़म साहब का, जिसमें उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद की है। वो क्लिप है नाज़रीन, आपको सुनाते हैं कि उसमें वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं कि सड़क चलते हुए लोगों को अदलिया स्टे दे देती है और ये अफसोसनाक अमल है। पहले ये क्लिप सुनते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर की मदद अदालत में 2.5 महीने हो गए जब काम अवार्ड करने पे आए। पहले म्यूजिकल चेयर खेली जा रही थी, मैंने कहा काम दो, 15 मिलियन उन्होंने दिए, मैंने कहा 30 मिलियन में और लाके दूंगा, इसमें दाने से लाके दूंगा, मैं जाऊंगा जल्दा। लेकिन मस्जिद अदालत स्टे दे के बैठी। मैंने उस दिन कहा था मीरपुर में कि रावला कोर्ट से धुआं निकालेंगे, किस बात करेंगे, लेकिन रमजान का महीना है, लोग कहते हैं कि पुंछ का धुआं ईद के बाद ज्यादा अच्छा निकलता है, रमजान में लिहाज करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद निकालेंगे। सड़क से चलने वालों को बुला के स्टे दिया जाता है। मुझे ये पता है कि रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर के स्कूल और बच्चे इसके मुताबिक हो सकते हैं कि उनका कोई 5 अरब देने पे आए, केपी का कबायली को एक पठान उठ के स्टे ले ले। स्टे देने वाला ये नहीं देखता मैं स्टे क्यों दे रहा हूं। 2.5 अरब के टैक्स चोरी के केस फैक्ट्रियां रातों रात खुल जाती हैं। 2.5 अरब का अगर केस था तो तंबाकू वाले ने कितना टैक्स जमा करवाया, रियासत में कितना टैक्स दिया, किस खाते में फैक्ट्री डीसील हो रही है। मैं आपको बताऊं कि हम वफाक के साथ बैठे, वफाक ने कहा कि जी आपको ये 5 से 6 अरब इन तंबाकू वालों ने देना है। उन्होंने कहा इनसे पैसे आप लें या हम लेके देंगे। आजाद कश्मीर का कोई पुरसोलियाल नहीं, आजाद कश्मीर का कोई पूछने वाला नहीं। भाई स्टे दिया जाता है किस बुनियाद पे? ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है, उसको 2-4 दिन में उड़ाया क्यों नहीं जाता? इलेक्शन कमीशन के पास लोकल वार्ड के काउंसिलरों का कोई केस बड़ी अदालत जंप कर जाए,
उसको कह इधर भेजो, हम निपटेंगे सही। रियासत के अंदर सियासत अवाम का हक है, सियासत सियासतदानों का हक है। इस डोमेन में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, फैसले हम करेंगे। कोई किसी से बैठ के पीछे मॉनिटर करना चाहता है, उसको भी देखेंगे। हम ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमारे इख्तियारात क्या है, दूसरे के इख्तियारात क्या है, ये हम बताएंगे। हमें ना डिक्टेट किया जाए, ना हमें डिक्टेशन लेनी आती है, ना किसी को डिक्टेट करने देंगे। और ये आपको कह रहे हैं धुएं का, अभी आज आपने देखा कि धुआं उठ रहा है। मैंने ये कहा था कि मैं जहाँ पाँव रखता हूँ वहाँ पे धुआं उठता है। मैंने कहा आजाद कश्मीर के सियासी निजाम के पीछे पड़े हुए, इसलिए कि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दी। मैंने एक बात कही थी कि मैं पाँव रखता हूँ तो धुआं उठता है। मुझे ये बताइए कि उन मल्लमीन पे स्टे दे दिया, आज 3-4 महीने से कि ग्रेड वो करो, डिग्री वो करो, ग्रेड वो करो, डिग्री वो करो, खिलवाड़। मुझे ये बताइए कि मैंने कहा कि 5 अरब हमें सऊदी डेवलपमेंट फंड दे रहा है, उसके ऊपर 2.5 महीने से स्टे है, ये तौहीन है। मुझे ये बताइए किस खाते में ये तौहीन है। और जो इन पोस्टों के हमें 25 करोड़ और 37 करोड़ की ऑफर थी वज़ीर-ए-आज़म को, वो हमने होते इनको दे दिए, इन्होंने अपने बंदे लगा दिए। मुझे ये बताइए कि बंदे ये अपने लगाए, रियासत यरगमान हो, मुझे बताइए सारे में वहाँ पे तौहीन वाला पहलू निकलते जरा ये बताइए। मुझे ये बताइए, देखिए हमने पार्लियामानी तो फारूक बैठा होता कि अगले दिन उसके लिए आए। मुझे ये बताइए तौहीन कौन सी? ऐसे नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, रियासत को यरगमान नहीं बनना चाहिए। सियासी काम सियासी लोगों ने करना है, बाकी लोग जितने क्लीन है, जितने क्लियर है, हमें सबके बारे में पता है, लेकिन ऐसी बात करें ये तौहीन में आता है। बोले ये बताइए कि मैंने कहा कि 2.5 महीने से ये तौहीन कौन सी? कोई अरफा आमा का, कोई मफाद आमा का काम हो, उसके अंदर बीच में आ जाएंगे, ऐसे नहीं होने दें। जी, जिस तरह ये क्लिप आपने सुना जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बड़े गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं अदलिया के ऊपर, जजों के ऊपर, तो जी यासर जी, तो हम बात कर रहे थे कि वो अहदेदारी के साथ जो एकदम टकराव की उसमें चले जाते हैं। अब अदलिया के ऊपर उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार हमला किया है। उन्होंने सबसे पहले अदलिया पे हमला किया था गुज़िश्ता साल 2022 में, उनकी जो बजट स्पीच थी उसमें, और उसमें उन्होंने न सिर्फ अदलिया पे हमला किया था बल्कि उनके बारे में ये कहा था कि अगर कोई इस कानून साज ईवान में मुदाखलत करेगा तो घर जाएगा, यानी घर जाने की उन्होंने धमकी दी थी। और साथ ये कहा था कि जजेस का काम है कि ग्रे एरिया के अंदर किसी चीज की इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है ना वो करना, इससे ज्यादा जजेस की का जो है ना मैंडेट नहीं है। यानी वो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर अदलिया को बता रहे थे कि आपकी डोमेन क्या है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारी अदलिया आजाद होनी चाहिए। हम यहां पे मेंशन करेंगे एक हाल ही के अंदर इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस सुप्रीम दबाव अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अपनी मुतअद्दिद तकरीबात में डायरेक्टली अदलिया को हदफ तनकीद बनाना और जजों के ऊपर तनकीद 100% यही बात है यही मकसद यही है। आप हमारे ऑर्डर्स के ऊपर स्टे दे देते हैं तो इसका मतलब यही है कि सीधा सीधा अदलिया के ऊपर तनकीद करना, उनको दबाव में लाना कि नेक्स्ट अगर कोई हम ऑर्डर करें तो ऐसा ना करें। और फिर जिस तरह उन्होंने ये कहा था कि अपनी जजेस जो हैं वो अपनी डोमेन में रहें और हम उनके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, साथ में वो अपनी जॉब से भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ और सिर्फ दबाव में लाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे थे अभी कि हाल ही में इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने एक फैसला दिया जो इस वक्त मशहूर जो बेंचेस के हवाले से है, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इंतखाबात होने के हवाले से। तो उसमें उन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है कि जो पिटिशनर होता है, जहां पे उसकी दीगर चीजों को देखा जाता है, वहां पे उसकी इंटेंशन को भी देखा जाता है कि इसकी नीयत क्या है। इस बुनियादी नुक्ते को सामने लाते हुए अगर हम वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की जुडिशरी के ऊपर बार बार हमला आवर होने के सारे पस मंजर को देखें तो हमारे सामने चीजें बड़ी अया होके आ जाती हैं कि वो जब भी अदलिया पे हमला करते हैं उसमें उनकी इंटेंशन कोई रूल ऑफ लॉ के हवाले से नहीं होती, बल्कि वो ये चाह रहे होते हैं कि जो मैं चाहूं वो हो और आगे किसी को इंसाफ देना ना देना कोई अदलिया के पास ना जाए, कोई ब्यूरोक्रेट अदलिया के पास ना जाए, कोई और जो है ना शख्स जो विक्टिम जिसे वो करें वो अदलिया के पास ना जाए। अब पिछली हमने जो बात की कि गुज़िश्ता बजट के दौरान उन्होंने जो है ना अदलिया को धमकाया, फिर उसके बाद हाल माजी करीब में उन्होंने जो है ना कहा था कि मुझे कहा गया है दबाव में लाने के लिए, आजाद कश्मीर की अदालत आलिया को दबाव में लाने के लिए कहा था कि मुझे कहा गया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजें, उन्हें फारिग करें। मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा
था, जिस पर फिर चीफ जस्टिस अदालत उज़्मा ने उन्हें वापस जवाब दिया था कि ये डोमेन्स हमें ना बताएं, हमें अपने काम की डोमेन्स का पता है, और अगर आपके पास कोई सॉलिड रेफरेंस है तो हमें भेजें, हम उसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजेंगे। तो करारा जवाब जब उस्मान साहब उन्हें मिला था तो उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए थे। नहीं, अपने गश्ता जो अभी हमने क्लिप चलाया उसमें ये कह रहे हैं ना कि हमें डिक्टेट ना करें, हमें डिक्टेट जो है ना कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे, इससे पहले वो मीरपुर में भी ये कह चुके हैं कि जो है ना अदलिया अपनी जो है ना हुदूद से बाहर निकल रही है। बुनियादी तौर पे क्या है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने जो सियासी मुखालिफिन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको निशाना बनाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। जब वो इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं और नीयत के साथ ये कार्रवाइयां करते हैं कि इसकी इन लोगों को विक्टिम करके मैंने कभी स्पीकर को निशाना बनाना है, कभी प्रेसिडेंट को निशाना बनाना है, कभी किसी मिनिस्टर को कंट्रोल करना है, एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उनके जो हमनवा या किसी न किसी हवाले से जो उनके ताल्लुक वाले लोग होते हैं उनको मैंने कंट्रोल करना है, जो उन्हें बताया जाता है। तो उसके और करते हैं। अगर देखा जाए तो अदलिया के बाद ऐसे फैसले हैं जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर, बात अक्सर फैसले अक्सर नहीं, और मेरिट से हट के अदलिया ने कोई फैसला इस तरह का नहीं किया है, कोई ऐसा स्टे ऑर्डर जो उन्होंने मेरिट से हट के नहीं किया है। तो अदालतें, हमारी अदालतें आलिया, अदालतें उज़्मा, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरिट सबसे पहले देखती हैं। अगर हम उनको कहें जी या वज़ीर आज़म उठ के कहें जी कि आप मेरिट से हट के ये फैसले कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली अदलिया के ऊपर उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा, और फिर लोग इंसाफ की तवक्को किससे रखें? उस्मान साहब, इस वक्त जो सर आपने बात की ना, नो ब्यूरोक्रेट्स जो है ना इस वक्त जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो स्टे ऑर्डर्स में कौन से ऐसे स्टे ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर वज़ीर आज़म साहब को जो है वो सख्त जो है वो नागवार गुजरा और उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाके स्टे लिया है? जी उस्मान साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि नो ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त जो है ना ऐसे हैं कि जिन्होंने जाके स्टे ऑर्डर लिया। उनमें हमारे रज़ाक नदीम साहब हैं। इन्होंने स्टे ऑर्डर क्यों लिया? सेक्रेटरी तालीम थे, और वो जो माजी करीब में बे स्कूल जो बच्चे थे उनके हवाले से जो एक प्रोजेक्ट था कतर चैरिटी का और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का, उसके ऊपर जो खाने पी करप्शन की एक बड़ी काविश और कोशिश की गई मुकम्मल तौर पे। दो कंपनीज जो है ना कहेंगे कि इनमें से इन दोनों को मुकाबले में लाएं। दोनों की अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने दी थी और दोनों की सजेशन उन्हें सेक्रेटरी सर्विसेज जो उनके चाहते ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने दी थी, अमजद परवेज साहब ने। उनमें से एक का इंतखाब किया गया जो मेरिट पे आई, लेकिन वो बाद में पता चला कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर एलिगेशंस हैं और फिर उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट कर दिया गया। और फिर कुछ लोग हाई कोर्ट में भी चली गए, पहली वाली कंपनी चली गई और वो भी टेक्निकल वजूहात थी। उसकी बुनियाद पे फिर ये दबाव में लाना चाह रहे थे रज़ाक नदीम साहब को कि इनकी मर्जी का काम करे। उन्होंने कहा कि मैं मेरिट के खिलाफ काम नहीं करूंगा, तो उन्हें उठा के इन्होंने जाहिद अब्बासी साहब दूसरे जो है ना उनको बना दिया। लेकिन वो स्टे ऑर्डर पे चले गए, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन की। अब वो स्टे ऑर्डर पे ना जाते, एक नाजायज काम के लिए प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर और सेक्रेटरी सर्विसेज उन पे दबाव डाल रहे हैं, तो अदालत के पास ना जाते तो कहां जाते? वो प्राइम मिनिस्टर से जो है ना गालियां खाते, जिस तरह बाकी ब्यूरोक्रेट्स ने खाया, जिस तरह साबिका उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो दूसरी मर्तबा आए, उनको जिस तरह उनकी तजलील करते रहे, दीगर ब्यूरोक्रेट्स की वो करते रहे। वो ये ना आया कोर्ट में जानना चाहते तो किधर जाते? इस वक्त इस तरह रज़ाक नदीम साहब हैं, डीजी इंफॉर्मेशन राजा अजहर इकबाल साहब हैं, मंसूर कादर डार साहब हैं, इसी तरह डीसी बिम्बर हैं, डीसी बाग हैं और आसिम शौकत साहब। तो राजा अजहर साहब का हम बारह लोगों को बता चुके हैं कि दुनिया का कोई उनका कसूर और गलती नहीं थी। राजा अजहर साहब का किस ओहदे पे थे? ये डीजी इंफॉर्मेशन थे। उनका मंसूर कादर डार साहब सेक्रेटरी फूड हैं। तो ये दुनिया का इनका कोई कसूर नहीं था। महज इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी और डीजी को वो इसलिए फारिग करना चाहते थे कि एक खबर जो उन्होंने खुद अपने एडवाइजर से चलवाई थी वो मुद्दा सारा लगाना चाहते थे डीजी और सेक्रेटरी पे, और शहबाज शरीफ साहब को बताना चाह रहे थे कि मैंने कार्रवाई कर दी। अब हम यहां पे नाज़रीन का सामने एक सवाल रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने आज के इस केस में अभी की हमारी इतलात के मुताबिक जो अदलिया की तरफ जो भेजे हैं अपने नुमाइंदे, वो अमजद परवेज साहब को मुबैना तौर पे भेजा है कि जाएं, ये जो कल मेरी तलबी हुई है इसके हवाले से जाके मामला सेटल करें। वो डेफिनेटली जाके रजिस्ट्रार से शायद मुलाकात करें, शायद किसी और से भी मिलें। और ये अमजद परवेज साहब जो हैं ये भी 3 स्टे ऑर्डर, 3 इनके पास जो पोर्टफोलियोज हैं उनके ऊपर ये स्टे ऑर्डर्स पे हैं। ये सेक्रेटरी सर्विसेज का भी इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, चेयरमैन सीबीआर का भी इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, सेक्रेटरी सीबीआर का भी स्टे ऑर्डर
उन्होंने लिया हुआ है। और मुबैना तौर पे उस्मान साहब अमजद परवेज साहब के अपने मुताबिक उनकी अपने जुबान से मुबैना तौर पे उन्होंने जो कहा कि चेयरमैन सीबीआर के लिए मुझे खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाके सुबह स्टे ऑर्डर लें वरना माजिद खान आपको फारिग करवा देगा। यानी मेरे लिए मेरे वजीर को मैंने नाराज नहीं कर सकता। सामने कि इनको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर चेयरमैन सीबीआर लगाने की तैयारी की जा रही है। मुस्तकिल बुनियादों पे तो उस्मान साहब नहीं होगा, लेकिन 3 साल के वाले से इनके बारे में ये है कि इन्होंने के बाद पहले इनको वो चार्ज दे दिया जाएगा और वो फिर कंटिन्यू कर बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने समरी जो है ना उसके बारे में है कि इन्होंने साइन करवा दिया है। अब लॉजिकली सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को अगर हाई कोर्ट के स्टेज से इतना खदशा है, इतना उनके ऊपर उनकी रिजर्वेशन है और इतना शोर बर्पा किया हुआ है, तो उनके जो मशीर खास हैं इस वक्त जिन्हें सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, अमजद परवेज साहब सेक्रेटरी सर्विसेज जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की इस वक्त की गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि चंद रोज कबल मुबैना तौर पर ये जो आजाद कश्मीर में पार्टियों के हवाले से अभी कल की एक केस जो है ना 13 तारीख को जिसका फुल बेंच होने जा रहा है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इसके हवाले से भी अमजद परवेज साहब प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के कहने पे मुबैना तौर पर अदलिया के पास गए हैं। इस मामले के ऊपर जाके उन्होंने अपनी जो है ना बात करने की कोशिश की है, अपना केस जो है ना मुद्दा उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इसमें हमें कोई रिलैक्सेशन दी जाए। अब एक चीज मुझे ये लोगों क्लैरिटी के लिए, जब वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर बाकी सारे लोगों पे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अपना जो है ना गुस्सा झाड़ रहे हैं, अदलिया को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो उनके जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं उनसे पूछा जाए कि वो 3 स्टे ऑर्डर्स के ऊपर किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। क्या ये प्राइम मिनिस्टर की मिली भगत नहीं है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये सारे जो है ना अभी प्राइम मिनिस्टर ने देखे मीरपुर के अंदर और कल जो वहां पे किया है, न सिर्फ अदलिया को, साथ उन्होंने अदलिया के बाद मॉनिटरिंग करने का नाम लेके किसी और की तरफ भी इशारा किया है, और जिसका और इशारतन क्योंकि उनके बारे में खुल के बोल नहीं सकते। और साथ ही उन्होंने जो आपने कहा कि पुंछ से धुआं निकलवाऊंगा, पुंछ से धुआं निकलवाने का इसको आप मिलाएं। पीछे जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दिया था मीरपुर में, मतलब कभी किसी के कानों से धुआं निकालते हैं, कभी कहां से बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं देखे ना, ये जो आज इन्होंने फिर राहुल इस्लामाबाद में ये स्वीट होम्स की तकरीब के उन्होंने दबाव दिया, इसको आप उनके पिछले स्टेटमेंट के साथ रिलेट करें। उसमें मीरपुर के अंदर जो उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि मेरे दौर के अंदर स्टे ऑर्डर इतने क्यों दिए जा रहे हैं, राजा फारूक अदर के दौर में इतने स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिए जा रहे थे। वो बुनियादी तौर पे इस सारा माहौल बना के रमजान के अंदर पुंछ में प्रोग्राम करना चाह रहे थे, बड़ा फंक्शन करना चाह रहे थे, जिसके बारे में हमने कहा था कि इनकी कबूलियत है ही नहीं है। फिर देखें वो बात सच साबित हुई नाज़रीन कि वो प्रोग्राम नहीं कर सके। अभी कबूल नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेंगे। अभी भी इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने कल जो थ्रेट किया, थ्रेट करने के बाद उन्होंने कहा कि ईद के बाद पुंछ से कहा जाता है कि अच्छा सही धुआं निकलता है तो ईद के बाद धुआं निकालेंगे। ये पुंछ कार्ड खेलेंगे, पुंछ के उस इज्तिमा में अगर ये कर सके तब तक बचे रहे, तो वहां पर से होके ये अदलिया पे दबाव डालेंगे, वहां पर होके ये इलाकाइयत की बुनियाद के ऊपर लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे ये पुंछ डिवीजन का कार्ड खेलेंगे। लोग हैं पुंछ के लोग, बड़े बाशऊर लोग हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है। और इससे पहले भी जो एक इकदाम हुआ था, पुंछ वालों का बड़ा हिम्मत और हौसला है, और पुंछ वाले ना इस तरह के इकदामात में शामिल होंगे और ना इस तरह के जो पीएम साहब की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं कि धुआं निकालेंगे, फलां करेंगे। देखिए मौजूद अदालतों के खिलाफ इस तरह की हरदर्दशाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं यासर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके अभी एक और मावन खुसूसी हैं, इम्तियाज़ शाहीन साहब रौलाकोट से हैं। उनकी अभी एक मैंने पोस्ट देख रहा था और वो भी उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया अदालत को। उनका यही कहना है कि जो इनकी तकरीर थी वो सयाक व सबाक से हट के एक अखबार ने, जम्मू कश्मीर अखबार जिसमें स्टोरी लगी हुई है कि सयाक व सबाक से हट के उन्होंने ये स्टोरी चलाई है। हालांकि इनके कहने का मकसद ये नहीं था, पता नहीं क्या था। हमें नहीं वो तो इतनी कंफ्यूज्ड बात है ये कि इसका उसका न सर है न पैर है भाई। स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं है, कतन बात नहीं है, वो तो उनकी वीडियो मौजूद है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर का ये होता है कि जब वो इस तरह का कोई एक्शन करते हैं तो फिर उसको जो है ना वापस डैमेज कंट्रोल के लिए वो अपने मशीरों से, अपने एडवाइजर से इस तरह का स्टेटमेंट दिलवाते हैं जिससे वो गुड जेस्चर देने की कोशिश करते हैं आगे को। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि मैसेज कन्वे हो जाए कि मैंने ऐसा नहीं किया। इस पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा बाद में। क्योंकि हमने कहा था कि हमने सेंटोरस की जो आग लगी थी और 2 मरतबा जो बंद हुआ था उस पर एक प्रोग्राम करना है। उस पर एक
मैं एविडेंस आपके साथ शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर की ये टैक्टिस क्या होती है। ये बुनियादी तौर पर वो टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इदारों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अदलिया के ऊपर दबाव डालने के लिए अभी पुंछ कार्ड खेलने जा रहे होंगे, उसमें नाकामी। और ये बात आज की नहीं है, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे पहली दफा, न्याजी साहब बन रहे थे, न्याजी साहब का भी डिसीजन नहीं हुआ था, तो ये बात आई थी कि शायद अजहर सादिक साहब को इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते। तो उस वक्त भी जब इन्होंने मुजफ्फराबाद से मरी की तरफ मूव किया था, मूव करते ही ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिलवाया था अपने एक मशीर से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरा उनके साथ एहतराम का ताल्लुक है। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर पुंछ से प्राइम मिनिस्टर न बनाया गया तो फिर हम एलओसी की तरफ मार्च करेंगे, इदारों को थ्रेट किया था। हम बार हम ये बात कह चुके हैं कि सर ये मसला कश्मीर के नाम से बेस कैंप के हवाले से ब्लैकमेलिंग का टैक्टिस यूज करते हैं, कभी कॉम्प्रेस बन के, कभी प्रो पाकिस्तान बन के, और फिर अपने अपने मफादात के लिए यूज करते हैं। और अभी इदारों को यह चीज समझनी चाहिए, तमाम इदारों को, किसी खास इदारे की हम बात नहीं करते, कि अगर इस शख्स से रियासत की जान न छुड़वाई गई तो यह शख्स कल को ऐसा ब्लंडर कर गुजरेगा कि शायद आप बहुत पछताएं। इसलिए नागजीर है कि पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग, इदारे, संजीदा हल्के, पॉलिटिशियन, राजा फारूक हैदर साहब जैसे लोग, चौधरी यासीन साहब जैसे लोग, लतीफ अकबर साहब जैसे लोग, जो इस शाह गुलाम कादर साहब जैसे लोग जो इस खित्ते की हसासियत को समझते हैं, उनके ऊपर यह फर्ज ऐन हो गया है कि वो आजाद कश्मीर के इस खित्ते को इन प्राइम मिनिस्टर से उसकी जान छुड़वाएं, वरना मुस्तकबिल में शायद बहुत मसाइल खड़े हों जिनको कवर करना मुश्किल ना हो। सही बात है, उसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है कि इनके एक मावन ख़ुसूसी पॉलिटिकल भी थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और हो सकता है वो चंद दिनों में सामने आ जाए। तो ये भी एक बड़ी अहम खबर थी और उनको भी कुछ इख्तलाफात थे, वो भी हम चीज़ें लाएंगे, बहुत जल्द नाजरीन तक पहुँचाएँगे कि क्या इख्तलाफात थे, किस वजह से उन्होंने अपना रिज़ाइन पेश किया है वज़ीर आज़म को। तो नाजरीन, आज हमने बात की कि वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया को हदफ़ तनकीद का निशाना बनाया, और अदलिया के ऊपर तनकीद क्यों की गई, क्योंकि इनका ये कहना था कि हम जो ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर अदलिया स्टे दे देती है। और ये एक दफ़ा वाक़या नहीं है, ये मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर अदालतों के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने तनकीद की और उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। अब कल अदालतों ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को तलब कर रखा है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म खुद इसमें पेश होते हैं या अपना कोई नुमाइंदा भेज के वहाँ से माफी मांग लेते हैं। उस्मान साहब, उन्होंने माफी, जो आपने कहा ना, जो उन्होंने अपने एडवाइजर्स के थ्रू दिया, माफी तो उन्होंने मांग दी है, वो खड़े होने वाले तो नहीं है। उनकी आखिरी लाइन है उस स्टेटमेंट की, आप पढ़ें, माफी तो उन्होंने मांग लिया। मेरे ख्याल में अब वो जो है ना, एकदम उनकी टोन चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसी जगह पे सर पैर तो उनका लगता नहीं है ना, ठहरते तो है नहीं है। लेट्स सी, फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा किसी अहम स्टोरी के साथ मजीद उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे, तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।